फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके गुण तथा दोषों के बारे में चर्चा की थी। आज हम हेनरी मोसले द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त सारणी या फिर दीर्घ आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भारों को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया था, लेकिन हेनरी मोसले ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये परमाणु क्रमांक व परमाणु भार क्या होता है। दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। आकृति में दिखाए अनुसार यहाँ पर प्रोटॉन कुल 3 है। प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के अक्षर Z द्वारा दर्शाया जाता है। उसी प्रकार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को मिलाकर परमाणु भार बनता है। जैसे यहाँ पर 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मिलाकर परमाणु भार 7 बनेगा। सन 1913 में मोसले ने अपने प्रयोगों द्वारा बहुत सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक निश्चित किए और यह सिद्ध किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं, ना कि उनके परमाणु भारों के। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार हुई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्मों के विषय में जानकारी और अधिक सटीक और अचूक हुई। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के दोषों का भी निराकरण हो गया। अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां रह गई थी वो आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दी गई, जो कि इस प्रकार है। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्वों के रासायनिक गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अतः तत्व का परमाणु क्रमांक उसका आधारभूत गुण है, ना कि परमाणु भार। इसका अर्थ यह है कि तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्रमबद्ध लिखा जाता है तो एक निश्चित अवधि के उपरांत समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर न रखकर परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया था, जबकि समभारिकों को अलग अलग स्थान दिया गया था। इसमें दुर्लभ मृदा धातुओं के लिए अलग से लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों के रूप में स्थान दिया गया है। दुर्लभ मृदा धातु अर्थात आंतरिक संक्रमण तत्व, जो कि F खंड में आते हैं। इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग स्थान दिया गया है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को भी अलग अलग रखा गया था और असमान गुण वाले तत्वों को भी एक साथ रख दिया गया था। ये विसंगति आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दी गई। आधुनिक आवर्त सारणी में सारी विसंगतियां दूर हो गईं, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में संदेह आज तक दूर नहीं हो पाया है, क्योंकि वो क्षारीय धातु और हेलोजन वंश के साथ दोनों के साथ ही संबंध दर्शाता है। परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्र के चारों ओर विभिन्न कवचों में वितरित किए जाते हैं। इस आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उनकी कुल संख्या पर निश्चित होता है। किसकी संख्या पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तथा परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु का परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण संबद्ध आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे थोड़ा सोचिए में हमसे पूछा गया है, कोबाल्ट तथा निकेल इनके स्थानों के संदर्भ में मेंडलीव के आवर्त सारणी में पाए जाने वाली समस्या आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार हल हुई। अब क्योंकि
कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक निकेल के पहले आता है, इसलिए कोबाल्ट को आधुनिक आवर्त सारणी में निकल के पहले स्थान दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 समस्थानिकों के स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार निश्चित हुए। दोस्तों, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 इन दोनों का ही परमाणु क्रमांक एक ही है, वो है 17। इसीलिए इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, क्रोमियम व मैग्नीज इन दोनों तत्वों के मध्य 53 या 54 परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व होंगे क्या। दोस्तों, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है और मैग्नीज का 25 है, और क्रोमियम का परमाणु भार 52 और मैग्नीज का परमाणु भार 55 है। लेकिन इसके अलावा परमाणु भार 53 और 54 वाले क्रोमियम और मैग्नीज के बहुत सारे समस्थानिक हैं, इसलिए इन दो तत्वों के मध्य में कोई भी नया तत्व नहीं होगा। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिन्हें 1 से 7 क्रमांक दिए गए हैं। उसी प्रकार 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़े स्तंभ हैं, जिन्हें की समूह कहा जाता है। इन समूहों को 1 से 18 तक क्रमांक दिए गए हैं। आवर्त तथा समूह इनकी रचना से चौखट तैयार होते हैं। इन चौखट में ऊपर की ओर से क्रमशः परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है। परमाणु क्रमांक के नीचे है परमाणु के संकेत, फिर परमाणु का नाम और अंत में नीचे दिया गया है परमाणु भार। समूह और आवर्त द्वारा बना हुआ प्रत्येक चौखट ये एक तत्व का स्थान है। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियां स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के नीचे रखी गई हैं, जिन्हें क्रमशः लेंथिनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 2 श्रेणियों के साथ आवर्त सारणी में कुल 118 चौखट है, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए स्थान सुनिश्चित है। संपूर्ण आवर्त सारणी को एस खंड, पी खंड, डी खंड तथा एफ खंड इस प्रकार से 4 खंडों में विभाजित किया गया है। एस खंड समूह 1 तथा समूह 2 से बना है। समूह 13 से समूह 18 यह पी खंड में समाविष्ट है। समूह 3 से समूह 12 यह डी खंड में। तो आवर्त सारणी के नीचे स्थित 2 श्रेणियां जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी है, इनको एफ खंड में समाविष्ट किया गया है। डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के पी खंड में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के सहायता से तत्वों के पारंपरिक 3 प्रकार जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदृश तत्व हैं। धातु सदृश अर्थात इसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुणधर्म पाए जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर सभी धातुएं हैं और दाहिनी ओर सभी अधातु हैं। आइए देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किस प्रकार हुआ है। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, समूह में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किस प्रकार का है, व आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किस प्रकार से है। एक ही आवर्त में नज़दीक पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म में थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अंतर अधिक पाया जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की विशेषताएं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण होती हैं। किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या आवर्त में रखना है, यह इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार से स्पष्ट होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है दोस्तों, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि किसी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं, जैसे कि K, L, M, N कक्षाएं होती हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उसमें प्रत्येक कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यही उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है। और इसी के आधार पर ये निश्चित किया जाता है
कि कोई तत्व कौन से आवर्त या कौन से समूह में रखा जाएगा। जरा सोचिए में हमें प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण कर समूह एक के सभी तत्वों के नाम एक के नीचे एक लिखिए। और यहाँ पे मैंने नाम लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सभी तत्व समूह एक के तत्व हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समूह के पहले 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए। आकृति में समूह एक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया गया है। इस सारणी में कक्षाओं के अनुसार प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो दर्शाया गया है। तीसरा प्रश्न है, आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में कौन सी समानता नजर आती है। दोस्तों, प्रत्येक तत्व के अंतिम कक्षा में एक और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और यही इस समूह के सभी तत्वों की समानता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन 4 तत्वों में प्रत्येक में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। समूह एक के सभी तत्वों में एक और केवल एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनकी संयोजकता 7 होती है। किसी भी समूह के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधुनिक आवर्त सारणी में समूह को दर्शाता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, परंतु उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। आगे जरा सोचिए में क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण करने पर दिखाई देता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन ये तत्व आवर्त 2 में समाविष्ट हैं। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए जो कि निम्न प्रकार है। फिर आगे प्रश्न दिया है, क्या इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाहिनी तरफ जाने पर नए नए इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं और इसीलिए बाएं से दाहिने जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आगे प्रश्न दिया है, क्या इनमें पाए जाने वाले कक्षाओं की संख्या समान है। तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि एक आवर्त में कक्षाओं की संख्या समान होती है, जैसा कि हम लोग यहाँ आकृति में देख सकते हैं। दोस्तों, आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है वे तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन इन तत्वों के K तथा L इन 2 कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तृतीय आवर्त के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन इन तत्वों के K, L तथा M कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे हमें प्रश्न दिया गया है, K, L, M इन इलेक्ट्रॉन कवचों के लिए N का मान क्या है। दोस्तों, परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु के इन कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर K, L, M, N द्वारा दर्शाया जाता है। K यानी कक्षा नंबर 1, यहाँ पे N बराबर 1 है, यह प्राकृतिक संख्या दर्शाई गई है। L बराबर है दूसरी कक्षा यानी N बराबर 2। M बराबर है तीसरी कक्षा जहाँ N बराबर है 3। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन कवच में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सूत्र लिखिए। परमाणु के किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना सूत्र 2n का वर्ग जहां n कक्षा संख्या है से की जाती है।
पहली कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, जो कि हम लोग इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। उसी प्रकार कक्षा एल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है। कक्षा एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होती है। सारणी में प्रत्येक कक्षा की अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता दिखाई गई है। इसी आधार पर हम बाकी की 3 कक्षाओं की अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता भी निकाल सकते हैं। हालांकि परमाणु क्रमांक 20 के बाद इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो क्षमता होती है उसके नियम अलग हो जाते हैं, जो कि हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे।